अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की प्रॉब्लम्स आखिरी में क्यों पढ़ाई जा रही हैं? फॉर अ सिंपल रीजन कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में जो लीनियर इक्वेशंस बनेगी, मतलब जो इक्वेशंस बनेगी, आई एम सॉरी स्लिप ऑफ टंग, मैंने लीनियर बोल दिया, दे वोंट बी लीनियर इन नेचर, रादर दोज इक्वेशंस वुड बी इन सच अ फॉर्म व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म। तो जो अपन आखिरी एक्सरसाइज इस चैप्टर की कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम्स, इसी वजह से हम इनको अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। बहुत कुछ टेंशन वाला मामला नहीं है, बट यस, अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, 2 बार सॉल्व करना पड़ जाता है क्वेश्चन को। और ठीक है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में बिल्कुल एप्ट क्वेश्चन है, मतलब मैं तो जरूर पूछूं मुझे मौका मिले तो। चलिए, तो लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए, consider a boat, a boat which is floating in water. A boat floats in a pond, lake or a stream by its virtue, not by its, I mean, it is not dependent on any other factors. A boat has got its own engine which propels the boat. Unlike a leaf, अगर एक पत्ता पानी में पड़ा है तो वो भी पानी के बहाव के साथ बहता जाता है, लेकिन ये केस नाव से, बोट से अलग है, बिकॉज इफ इट इज अ मोटर बोट, देन बोट हैज अ इंजन which propels, which drives the boat in the stream, and on the wish of the driver it can go with the stream or against the stream, unlike a leaf. अगर एक पत्ता पानी में छोड़ दिया जाए तो वो किसी भी दिशा में जा सकता है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट विच इन्वॉल्व्स अ बोट गोइंग इनटू अ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जलधारा। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, स्पीड ऑफ बोट हैज टू बी एडजस्टेड फॉर अ फैक्टर विच इज गिवन बाय स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सी, boat has its own speed, like a boat can float in still water also. So boat की एक खुद की स्पीड है, स्ट्रीम की भी स्पीड है, उस जलधारा, जिस जलधारा में बोट है उस जलधारा की भी खुद का वेग है। ठीक है, धारा का प्रवाह है। इफ द मोशन इज डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम बोलने का मतलब होता है विद द करंट। इफ यू आर गोइंग विद द करंट, सो नेचुरली स्पीड ऑफ बोट हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय a number which is given by speed of stream. And if you are going upstream, yani if you are going against the current, ऐसे में boat's speed has to be reduced by a factor which is given by speed of stream. अब देखिए, मैं इन सारी बातों को इक्वेशंस में आपको पिरो के दिखाता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशंस के माध्यम से समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, नाउ कंसिडर दीज फैक्टर्स, कंसिडर फ्यू फैक्टर्स। लेट अस से आई एम डिफाइनिंग सम वेरिएबल्स। SB I am defining as speed of boat in still water, खड़े पानी में। ठीक है, speed of boat in still water. SS is speed of stream. Speed of stream मतलब जलधारा, प्रवाह का वेग कितना है। SD is speed downstream. And SU is speed upstream. Downstream is with the current, and upstream, as the name suggests, is against current. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, what are you interested in? Are you interested in actual speed of boat? No. Interested से मेरा मतलब है, जब आप टाइम स्पीड और डिस्टेंस, TSD, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन बना रहे होंगे, तो इसमें जो स्पीड आप लेंगे, क्या आप वो बोट की एक्चुअल स्पीड लोगे? नो, आप तो वो स्पीड लोगे जिस पर मोशन हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आई एम नॉट कंसर्न्ड बाय व्हाट इज एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट, आई एम कंसर्न्ड बाय एट व्हाट स्पीड इज द मोशन हैपनिंग। मोशन जो हो रहा है,
कुल मिला के नाव किस गति से जा रही है, मैं तो उससे उसका इच्छुक हूं ना, मेरे को तो वो वैल्यू प्लग इन करनी पड़ेगी फॉर्मूले में। अरे आप समझो, आपकी बोट की स्पीड कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वो विद द स्ट्रीम जा रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ी हुई स्पीड में प्लग इन करूंगा फॉर्मुलेज में। जब मैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशनशिप बनाऊंगा, तो जो स्पीड आप डालेंगे ना, वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर नहीं होगी, वो या तो होगी एस डी विच इज स्पीड डाउनस्ट्रीम विच इज गिवन बाय एस बी प्लस एस एस, और अगर अपस्ट्रीम हो रहा है मोशन तो आप डालेंगे एस बी माइनस एस एस। इसे कुछ यूं समझिए कि देयर इज अ बोट whose speed is 10 किलोमीटर पर आवर in still water, खड़े पानी में, मतलब by virtue of its engine, the propulsion power produced by its engine gives its speed or velocity of 10 किलोमीटर पर आवर. Speed of stream, जिस जलधारा में ये नाव चल रही है उसकी स्पीड मान लो 4 है. जब आप टाइम स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन डिफाइन करने जाएंगे ना, तो आप ये वाली वैल्यू प्लग इन नहीं कर सकते, क्योंकि मोशन इस स्पीड पर नहीं हो रहा है. मोशन एक्चुअल हो रहा है, अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो 14 पर. 14 कैसे? 10 + 4, और अपस्ट्रीम तो 6 किलोमीटर पर आवर. समझे? बस इतनी ही बात है. अगर इतनी सी बात आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन करते वक्त ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, अब ज्यादा बातचीत न करते हुए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं, उससे आपके सारे अगले पिछले डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, बस इतना याद रखना, एक्चुअल वैल्यू एट विच मोशन इज हैपनिंग, दैट एक्चुअल स्पीड शुड गो इनटू when you are defining the equation. ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं. पेज 65 ऑफ एनसीईआरटी, जस्ट ओपन पेज 65 ऑफ एनसीईआरटी. देयर इज एग्जांपल 19 डिस्कस्ड ऑन दैट पेज. उदाहरण संख्या 19, एग्जांपल 19 ऑन पेज 65, पृष्ठ संख्या 65. दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर यू. ठीक है, क्वेश्चन आप यहां से ले लेते हैं, समझाऊंगा मैं. सो लेट मी फर्स्ट क्लीन द बोर्ड. याद रखना क्या मैंने कहानी समझाई थी, यही सबका इस्तेमाल करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा. अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. ठीक है, अच्छा, आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस. मुझे बार बार क्वेश्चन में पढ़ना पड़े तो मैं इसको एक आसान सी समझे जाने वाली लैंग्वेज में लिख देता हूं बोर्ड पर. हम तो देखो 30 गए हैं अपस्ट्रीम, तो मैं लिख रहा हूं 30u प्लस 44 आए डाउनस्ट्रीम. इस काम में कुल लगे 10 आवर्स. ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ना ही केमिकल इक्वेशन है, बस ऐसे ही मैंने अपने को समझाने के लिए डेटा नोट कर लिया, और कुछ नहीं है. दूसरा है, अगर 40 अपस्ट्रीम जाओ और 55 डाउनस्ट्रीम आओ तो समय लगते हैं 13 घंटे. ठीक है साहब, क्लियर मैटर? हाँ, क्वेश्चन क्या है? डिटरमिन स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. ठीक है, चलिए देखो निकालना क्या है. सबसे पहले तो ये तो क्वेश्चन है. डोंट गो बाय दैट इट इज एन इक्वेशन. इक्वेशंस तो अभी मैं बनाऊंगा. इट इज जस्ट द क्वेश्चन. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. तो इन्हीं को वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जलधारा का प्रवाह, दैट इज y. मैं यूनिट्स लिख देता हूं, आप बुरा ना मान जाएं, लेकिन अगर मैं कभी मिस कर जाऊं तो आपको ध्यान रखना है. मैं कई बार मिस करूंगा, बोर्ड पर लिखने के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जगह कम होती है, लेकिन आपको लिखना है. आपको यह बहाना नहीं मिलेगा कि अजी चोटानी टॉट अस दैट वे, तो हमने लिख दिया. मैं एग्जाम हॉल में नहीं बचाने आऊंगा आपको. सो स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर बोट नाउ जलधारा के साथ जा रही है डाउनस्ट्रीम, what speed will you take? In that case we add up both the speeds. So speed डाउनस्ट्रीम जो है वो हो गई x plus y किलोमीटर पर आवर, और स्पीड अपस्ट्रीम हो गई x minus y किलोमीटर पर आवर. अग्रीड? चलिए अब आइए अब इसको मैथमेटिकल इक्वेशंस का रूप दें. हम 30 किलोमीटर अप गए, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 30. अच्छा मुझे, और ये टाइम है, मतलब मेरे को इन दोनों पार्ट्स का टाइम कैलकुलेट करके ऐड करके आई शुड इक्वेट इट टू 10 ना. अरे मुझे एक जर्नी के 2 टुकड़े गिनाए गए हैं,
बोलता है 30 अप गए 44 डाउन आए, कुल लगे 10 घंटे, कुल लगे 10 घंटे। तो मैं घंटों पर फोकस कर रहा हूं। आई विल वर्क आउट हाउ मेनी आवर्स हियर एंड हाउ मेनी आवर्स हियर एंड आई विल ऐड देम एंड इक्वेट टू 10। तो मेरे हिसाब से 30 अप जाने में इतना समय लगता है और 44 डाउन आने में इतना समय लगता है, और अब मैंने ऐड कर देता हूं और एग्जामिनर बोलता है 10 घंटे लगते हैं, तो मैंने 10 लिख दिया। अब आधे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी कि ये कैसे खतरनाक से एक्सप्रेशंस आ गए हैं। खतरनाक नहीं है, देखो 30 किलोमीटर अब गए। डिस्टेंस को यदि स्पीड से डिवाइड किया जाए तो टाइम मिलता है। डिस्टेंस से 30, स्पीड अप जाने की स्पीड कितनी है, ऊपर जाने की गति कितनी है, x माइनस वाई। सो आई सिंपली डिवाइडेड 30 बाय x माइनस वाई एंड आई डिवाइडेड 44 बाय x प्लस वाई। वाई सेम रीजन, 44 डाउन स्ट्रीम गए थे। ये ऊपर जाने का समय, ये नीचे आने का, ये अगेंस्ट द स्ट्रीम विद द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट द करंट विद द करंट, ये अलग अलग समय है, लेकिन कुल समय कितना लगा 10 घंटे। सो आई ऐड देम एंड इक्वेट टू 10। हो गई, पहली इक्वेशन आ गई। अगर आपको पहली समझ में आई है तो दूसरी समझने में आपको कोई संकोच नहीं होगा। 40 ओवर एक्स माइनस वाई प्लस 55 ओवर एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 13। अब इनकी भोली भोली शक्लें देखो, ये तो जाना पहचाना मामला है। अरे हां, यही तो लास्ट एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में अपन खूब सॉल्व किए हैं, यानी यहां के बाद ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं इनको सॉल्व कर लेता हूं, फिर अगर कोई दुख होगा आपका तो मैं उसको अटेंड करूंगा। हाँ जी, कैसे सॉल्व, अरे ये तो हम जानते हैं, है ना, इसके तो जादूगर बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मान लेंगे P और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मान लेंगे Q। So these are not linear equations, but by suitable substitution we can reduce them to linear equations। अगर अब आप मुझे इजाजत दें तो मैं रगड़ दूं, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाए 30p प्लस 44q बराबर 10, 40p 55q बराबर 13। अब ये खौफनाक मंजर सुंदर दृश्य में बदल चुका है। आइए इसको सॉल्व कर लें। कैसे करें साहब, 30 40 एलसीएम होता है 120। चलो हो जाओ शुरू। एलिमिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूं। 120 44 4 कितने हुए, 4 4 160 और 16 176 क्यू। हाँ जी, 120 165 39 सबट्रैक्ट मार दो, कट गया। 11 क्यू आ गया 1, अरे क्यू आ गया 1/11। चलो भाई खुशी हुई, क्यू तो आ गया 1/11। अब निकाल दो किसी तरह P, ये इरेज कर रहा हूं। Q की वैल्यू किसी में भी पटक दो, इसमें पटक दो। देखो 40p प्लस 55, याद करो Q 1/11 था, ये 5 हो गए, दिख रहे हैं, 55/11 5, उधर उछाल दो 8 हो गए। 40p 8 है तो P हो गया 8/40 यानी 1/5। चलिए, क्या हम P और Q में इंटरेस्ट, अरे नहीं, ये रहता तो हमने फैलाया था, हमें तो चाहिए x और y। तो आइए x और y में दो इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस वाई ऊपर 5 इधर, तो x माइनस वाई आ गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर उधर, x प्लस वाई आ गया 11, दोनों को जोड़ दो, 2x आ गया 16, x आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्पीड है। हाँ, y में यहां रखो, 8 में से क्या घटाऊं 5, y आ गया 3, यानी नाव की खड़े पानी में, स्टिल वाटर में स्पीड थी 8 और स्ट्रीम जलधारा के प्रवाह की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। पर संतुष्टि नहीं मिली, अभी मैं मुतमईन नहीं हुआ हूं कि यह आंसर सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, कंडीशन में पटक देंगे। कंडीशन क्या थी देखो, बोलता है 44 गए 30 गए अप, 44 आए डाउन, लगे घंटे 10। आइए हिसाब करके देखते हैं, मजा आएगा। अच्छा, डाउन जाने की स्पीड कितनी होगी 5 नहीं 11, डाउन की स्पीड 11, अप की स्पीड 5, बराबर है। 30 अप गए, अप की स्पीड 5, 5 की स्पीड से 30 में घंटे लगेंगे 6। अच्छा, 44 गए 11 की स्पीड से, तो 4 घंटे, 6 और 4, अरे वाह 10। दूसरी इक्वेशन तुम मिला के देख लो, मुझे तो भरोसा है अपने सोल्यूशन पर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। हाँ जी, बताइए क्या डाउट्स है, एनीवन, एनी डाउट्स? समझ में आ गया हो तो यस भी लिख सकते हैं, इससे समझ में आता है कि हाँ आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं और लगातार मेरी बातों से
इत्तेफाक रख रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैं एक बढ़िया चीज दिखाता हूं, थोड़ा सा बोर्ड में वो चीज काम नहीं आएगी आपको। मैं खाली दिमाग, मैंने आपको कई बार बताया है ना, खाली समय में मुझे शैतानी विचार सूझते हैं, क्योंकि when I have nothing to do, है ना, when I reach a stage where I have to kill time, I pick a book of mathematics and start banging my heads on the problem. ये प्रॉब्लम का मैंने एक और सोल्यूशन ढूंढा। आपको ये सोल्यूशन कहीं मिलेगा नहीं, है ना, क्योंकि मैंने ही ढूंढा है कुछ, और इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी गहरी बात नहीं है कि मैं कुछ नया काम करूंगा। लेकिन देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं बैठा हूं और ये क्वेश्चन आए, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों बोल रहा हूं, जहां मुझ पर ये दबाव ना हो कि मुझे सोल्यूशन प्रेजेंट करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एमसीक्यू होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। देखो, अब थोड़ा सा मैच्योरिटी चाहिए गणित की, ध्यान से देखना। ऐसा आप बोर्ड में नहीं कर सकते हैं। फिर क्यों दिखा रहा हूं, ठीक है, एक बात दिखा रहा हूं, आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा कि हाँ ऐसे भी भाई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइफ में। चलिए देखो, बोलता है अ बोट गोज 30 अपस्ट्रीम, थोड़ा ध्यान से देखना, एंड 44 डाउनस्ट्रीम, इसमें ना 10 घंटे लगे। और बोलता है नहीं 40 अपस्ट्रीम एंड 55 डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो 13 घंटे लगेंगे। सही बात है, यहां सिर्फ 30 अपस्ट्रीम गए थे, यहां 40 अपस्ट्रीम गए, यहां 44, यहां 55, तो घंटे भी बढ़ के आ गए, ठीक है। अब मैं ना आपके सामने कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, आई एम राइटिंग अनदर वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट अ इक्वेशन, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन थोड़ी ना, ये कौन सा गणित है, 30 u + 44 d 10 आवर्स। चलो, ये एक रिप्रेजेंटेशन था। अब देखो, मैं एक छेड़खानी कर रहा हूं इसमें, इस डेटा के बेसिस पर मैं कुछ लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो मैंने क्या किया, देखो इस काम में 10 घंटे लगे, लेकिन इस काम में 13 घंटे लग रहे हैं। मेरा प्रश्न है, इस काम में 13 घंटे, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं ना। क्यों लग रहे हैं 3 घंटे ज्यादा? 3 घंटे इसलिए ज्यादा लग रहे हैं कि यहां 30 अप गए थे, यहां 40 अप, यानी 10 अप ज्यादा गए। यहां 44 डाउन गए थे, यहां 55, यानी यहां 11 डाउन ज्यादा गए। यानी ये जो 3 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है, इट इज ड्यू टू this much work being done more, है ना, let us call it work or effort or a concept of time, speed, distance, whatever, however you want to associate it। कुल मिलाकर के इस काम में 3 घंटे इसलिए ज्यादा लगे क्योंकि इस काम में अपन 10 अप गए हैं ज्यादा, यहां 30 था तो यहां 40, 10 और गए अप, और इससे तुलना करो तो यहां पर 11 और गए डाउन। देखो, इतना काम करने में 10 घंटे लग रहे थे, पर इतना काम घंटे में 13 लगे, तो इस वजह से ही लगे ना, क्योंकि यहां 10 ज्यादा और यहां 11 ज्यादा। तो मैंने इससे यह बात निकाल ली कि 10 अप और 11 डाउन जाने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक। अब देखो, ये 10 अप है, ये 30 अप है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, यानी ये काम 3 बार करो। मतलब तुम 10 अप मत जाओ, 3 गुना जाओ, 30 अप जाओ और 33 डाउन आओ, तो 9 घंटे लगने चाहिए, नहीं, यही काम 3 बार किया, गुणा मतलब यही काम 3 बार किया, बराबर। नाउ कंपेयर दिस एंड दिस। देखो, मैं इसको दोबारा यहां लिख रहा हूं, देखो इस काम में लगते हैं 9 घंटे, इस काम में लगते हैं 10 घंटे, इस काम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। क्यों? अब तो बराबर ही गए, इसमें भी 30 अप, इसमें भी 30 अप, इसमें 33 डाउन गए, इसमें 44 डाउन, इसमें 11 डाउन ज्यादा गए, यानी 11 किलोमीटर डाउन जाने में 1 घंटा लगता है। यानी 11 किलोमीटर जाने में, डाउन जाने में, नीचे जल प्रवाह के साथ विद द करंट जाने में 1 घंटा लगता है। यानी डाउन जाने की स्पीड है, अरे 11 किलोमीटर चले ना 1 घंटे में, यानी डाउन जाने की स्पीड है, डाउन जाने की स्पीड एसडी है 11 किलोमीटर पर आवर। अरे वाह, ये तो जादू ही, ये तो इक्वेशंस यूज ही नहीं करी कहीं ना कहीं दिमाग सोच के देखना, मैंने इक्वेशंस भी यूज करी, पर हां एक अप्रोच लॉजिकल थी मेरी थोड़ी, ठीक है ना। यू रिक्वायर अ लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड टू डू सच थिंग्स, ठीक है। तो आपकी स्पीड डाउनस्ट्रीम आ भी गई साहब 11,
11 है तो अब स्पीड अपस्ट्रीम भी आ जाएगी। कैसे? कहीं भी रख दो। देखो तुम्हारी डाउन जाने की स्पीड 11 है, इस इक्वेशन में देखो तुम 44 डाउन गए तो 4 घंटे लगेंगे। नहीं, अगर आपकी डाउन जाने की स्पीड 11 है तो 44 डाउन जाने में 4 घंटे लगेंगे। इस काम में 4 घंटे लग रहे हैं, टोटल में 10 में 4 गए, यानी 30 अप जाने में 6 घंटे लगते हैं। 30 अप जाने में 6 घंटे लगते हैं, तो अप जाने की स्पीड हुई 30/6 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी आ गई 5। एसडी और एसयू आने के बाद तो तुम चैंपियन हो। एसडी क्या होता है? x प्लस वाई 11 और एस डाउन क्या? x माइनस वाई 5। जोड़ोगे 2x आ गया 16, x आ गया 8। अभी थोड़ी देर पहले भी 8 था, 8 में ये रखोगे आंसर आ गया 3। एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट्स के बंधनों में हम बंधे हुए नहीं हैं। वी आर फ्री टू थिंक। The most important tool we have got is not refresher. It is not NCERT. It is not teacher. It is not your parents. It is not you. It is your brain. Use it. दिमाग का इस्तेमाल करिए, सबसे इंपॉर्टेंट टूल वही है, एंड इट इज अंडर यूटिलाइज्ड। इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग तरीके भी आएंगे। ठीक है।